आज हम लोग तीसरा अनुप्रयोग देखेंगे बायो सावर्त के नियम का। किसी धारावाही कुंडली के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। इससे पहले हम लोग स्ट्रेट लाइन के लिए देखे थे, सीधी रेखा पर किसी सीधे धारावाही चालक के कारण। फिर हम लोगों ने देखा वृत्तीय धारावाही चालक के कारण उसके केंद्र पर। और आज हम लोग क्या देख रहे हैं, अक्ष पर। यानी देखो, इसको हम लोग ऐसा समझें, ये मान लो कोई वृत्ताकार कुंडली है, ठीक है, और जिसमें करंट जो है सपोज कर लो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरह से करंट इसमें फ़्लो कर रहा है और ये सरफेस पर रखा हुआ है। ये कुंडली इस तरह से है, ठीक है, यहाँ पे मान लो ये सरफेस है, इस तरह से ये कुंडली रखा हुआ है, ये कॉइल इस तरह से है, ठीक है। और एक्सिस कहाँ पर है, तो ये इसका सेंटर हो गया। सेंटर से ये जो लाइन जा रही है इसको हम लोग बोलते हैं अक्ष। समझ रहे हैं ना, इस कुंडली का अक्ष। और ये अक्ष क्या होगा, सतह के पैरेलल होगा, समांतर होगा, है ना। ये इसका सेंटर मान लो। सेंटर से किसी भी डिस्टेंस पर मानते यहाँ पर इस बिंदु पर आपको पूछा जा रहा है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। यहाँ पर बी का मान निकालना है, किसके कारण, इस धारावाही कुंडली के कारण, ठीक है। फिर से समझे, फिगर को आप ठीक से समझ लें। ये इस तरह से कुंडली है और एक्सिस जो है उसके सेंटर से इस तरह से जा रहा है, ठीक है, और ये कुंडली है, देखिए, ठीक है ना। ये कुंडली है और ये सेंटर से होकर इसका अक्ष जा रहा है और यहाँ पर कोई बिंदु है जहाँ पर तुम्हें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करनी है। तो थोड़ा सा हम लोग लिख लेंगे इसको। लिखो, मान लिया कि आर त्रिज्या का एक धारावाही कुंडली है। आर त्रिज्या की एक धारावाही कुंडली है जिसके अक्ष पर, देखो इसको एक अक्ष बोलेंगे, जिसके अक्ष पर कोई बिंदु P है जहाँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी कैपिटल B का मान ज्ञात करना है। ठीक है ना। सुन पा रहे हो सब लोग? गुड। अभी आप लोगों को डायग्राम नहीं बनाना, डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा फिर बनाओगे। हाँ, अभी इसको समझो। ये कोई रिंग है मान लो, और इस रिंग की त्रिज्या कितनी है, r। इसकी त्रिज्या r है, ठीक है। और इसके केंद्र से x दूरी पर, ये दूरी x मान लेते हैं, जहाँ पर हमको फील्ड निकालना है। सेंटर से उस बिंदु की दूरी कितनी है, x है। तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, चूँकि इस पूरे रिंग के लिए निकालना है, तो सबसे पहले इसमें एक छोटा सा अल्पांश लेंगे, है ना, छोटा सा एलिमेंट, एक धारा अल्पांश जिसको हम लोग कहते हैं। तो कहीं पे भी एक छोटा सा अल्पांश हम लोग काटेंगे। तो कहाँ पर लें, यहाँ पर लेते हैं, ठीक है, सबसे ऊपर में लेते हैं ताकि आपको डायग्राम भी क्लियर समझ में आएगा। तो यहाँ पर एक छोटा सा हम लोग अल्पांश ले रहे हैं।
इसको बोलेंगे धारा अल्पांश। जब ये धारा अल्पांश हो गया तो इसका लेंथ क्या होगा, dl, dl हो जाएगा। ये हो गया धारा अल्पांश dl। धारा अल्पांश में जो वेक्टर है, जो सदिश राशि, तो चूँकि वेक्टर राशि है ना, सदिश राशि है, धारा अल्पांश एक सदिश राशि होती है ना, इसकी दिशा किधर होगी, धारा की दिशा में। तो यहाँ पर इस धारा की दिशा किधर है, इस तरफ है, ठीक है। और इस धारा अल्पांश को बिंदु P से मिलाओ जहाँ पर तुमको फील्ड निकालना है। ये हम लोगों ने मिला दिया। तो धारा अल्पांश से बिंदु P की दूरी थोड़ी देर के लिए हम लोग r मान लेते हैं, ठीक है। और ये वाला जो डिस्टेंस है, सेंटर यहाँ पे है, मान लो ये r है, पहले से जान रहे हैं, ये r है, डिस्टेंस r है, ठीक है। तो अब लिखते हैं हम लोग वृत्त पर कोई अल्पांश dl लेते हैं, जो बिंदु P से r दूरी पर है। यानी ये जो डिस्टेंस है dl और P की जो बीच की दूरी है उसको हम लोग r मान लिया। अतः बायो-सावर्त नियम से इस छोटे से अल्पांश के कारण इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। बायो-सावर्त का डायरेक्ट नियम हम लोग यहाँ पर लगाते हैं। तो बायो-सावर्त के नियमानुसार इस अल्पांश के कारण, इस अल्पांश के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर कितनी होगी इस पॉइंट पर। तो तीव्रता हम लोग लिखते हैं, नीचे लिख रहे हैं, ठीक है। तो dV बराबर क्या होता है फॉर्मूला, μ0/4π, है ना। उसके बाद क्या होता है, IDL sin θ/r², ये ना होता है, IDL sin θ/r²। तो μ0/4π, I क्या है, करंट है, करंट इसमें से कितना पास हो रहा है, तो I पास होगा, इस DL से कितना करंट जाएगा, तो I। उसके बाद DL क्या चीज़ है, अल्पांश की लंबाई हो गया, साइन थीटा। देखो यहाँ पे थोड़ा सा समझने का है, थीटा क्या चीज़ था, याद करो, थीटा क्या चीज़ था, थीटा था DL वेक्टर और R वेक्टर के बीच का कोण, था कि नहीं। DL वेक्टर और R के बीच का कोण था। इसको देखो, इसको आप नहीं समझोगे तो फिर आगे आप समझ नहीं पाओगे, इसलिए इसको ध्यान से देखिए। थीटा क्या चीज़ था, DL वेक्टर और R वेक्टर के बीच का कोण। तो यहाँ पर जरा सा ध्यान दो, DL वेक्टर और R वेक्टर तो यही हो गया, ये हो गया R वेक्टर, है ना। इस पॉइंट से यहाँ पर R वेक्टर लेते थे। और DL वेक्टर इधर है, हाँ बोलो। देखो तुम्हारा टावर हो सकता, यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा टावर पे आओ ना, हो जाएगा। यहाँ तो सही है, और लोगों को दिख रहा है, देखो तो
हाँ वही तो, अरे जिसको नहीं दिख रहा है ना उसका थोड़ा टावर प्रॉब्लम होगा, टावर पे आ जाओ। यहाँ बिल्कुल साफ साफ एकदम दिखाई दे रहा है। ओके, थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पर। हम जो बताना चाह रहे हैं कि इस डीएल वेक्टर और आर वेक्टर, डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का कोण कितना होगा? तो डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का कोण होगा 90 डिग्री, 90 डिग्री होगा। इस फिगर में आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आप थोड़ा सा कल्पना कीजिए। ये चूँकि 3D फिगर है, देखिए रिंग इस तरह से है ना, ये रिंग हो गया और यहाँ पर पॉइंट P है। देखो समझो, ये है तुम्हारा अल्पांश, धारा अल्पांश जो हम लोगों ने लिया है। इस रिंग पर एक छोटा सा धारा अल्पांश यहाँ पर लिया इस टाइप से, यहाँ पर पॉइंट P है, तो ये हो गया तुम्हारा जाकर ये R हो गया। देखो ध्यान से, ये देखो ये रिंग है, इस तरह से रिंग है ना तुम्हारा, रिंग ऐसे है और ये है धारा अल्पांश। ये ब्लैक वाला जो कैप देख रहे हो ना, ये धारा अल्पांश है इस तरह से, और ये है R। तो धारा अल्पांश की दिशा किधर? इधर है। हम इसको थोड़ा सा ऐसे दिखाते हैं। देखो ये धारा अल्पांश डीएल वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है, देख रहे हैं ना, और ये क्या है? आर वेक्टर। तो डीएल और आर के बीच का एंगल 90 डिग्री है कि नहीं? सोचो, देख रहे हैं ना। क्योंकि हाँ, इसमें थोड़ा सा आपको कल्पना करना होगा। देखो ये जो है ये रिंग इस तरह से है, और यहाँ पर अगर आप डीएल वेक्टर लेते हो तो उसका डायरेक्शन इस तरफ हो गया, इस तरफ भी हो सकता है। अगर धारा की दिशा हम लोग इधर लेंगे तो ऐसे भी हो सकता है, लेकिन दोनों ही हाल में ये वाला 90 डिग्री बनेगा। देखो आर और डीएल के बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। समझ में आ रहा? देखो तो दिखाई दे रहा है। हाँ देखो, ये चीज़ तुमको समझना है। ये मान लो डीएल वेक्टर है और ये है आर वेक्टर, तो इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। तुम कहीं पे भी लेते ना, पूरे सर्किल में तुम डीएल वेक्टर कहीं पे भी लो, जैसे यहाँ पे लोगे तो इससे आर दूरी कितना हो जाएगा? ऐसे ना जाएगा आर, फिर भी 90 डिग्री होगा। समझ रहे हो ना? ये जो पूरा सर्किल है, ये जो पूरा वृत्त है, इस पॉइंट के लिए सिमेट्रिक है। देखो हर पॉइंट से लोगे ना, इस तरह से कोन टाइप को आपको दिखेगा, कोन टाइप का, है ना। कहीं पे भी लोगे तो ये 90 डिग्री ही बनेगा। डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री। तो इसलिए यहाँ पे कितना पुट करेंगे? आइडियल साइन 90 डिग्री। इसको थोड़ा सा बार बार प्रैक्टिस करके समझ लो कि डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, और कहीं पे भी लोगे, वृत्त पे कहीं पे भी लोगे तब भी यही 90 डिग्री आने वाला है। और करंट का डायरेक्शन भी तुम चाहे क्लॉकवाइज लो या एंटी क्लॉकवाइज, दोनों ही हाल में 90 डिग्री ही आएगा। ठीक है, डीएल और आर के बीच। डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर। डीएल और बिंदु पी के बीच की दूरी आर थी ना, तो आर स्क्वायर। देखो सारा कुछ समझ में आया? ओके, अब थोड़ा सा देखिए डायरेक्शन। डीबी का डायरेक्शन किधर होगा? चूँकि ये एक सदिश राशि है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है। इस अल्पांश के कारण यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डीबी है, तो इसकी दिशा किधर होगी? आपको याद होगा कि डीबी का जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है? डीएल और आर दोनों पर लंबवत होता है कि नहीं? डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के पर लंबवत होता है। डीएल क्रॉस आर होता था ना, तो डीबी का जो डायरेक्शन होगा वो किस पर होगा? डीएल वेक्टर और आर वेक्टर दोनों के ही लंबवत होगा। या हम लोग कह सकते हैं कि डीबी का जो डायरेक्शन होगा वो डीएल और आर दोनों मिलकर जो तल बनाएगा उस पर लंब होगा। इसलिए यहाँ पर अगर हम लोग डीएल के तरफ देखिए,
हथेली को यहाँ देखिए, ये रिंग है तुम्हारा, है ना, ये रिंग है और करंट का डायरेक्शन इधर जा रहा है, इस तरफ, ऐसे जिस तरफ हम हाथ घुमा रहे हैं इस तरफ, ठीक है। तो ये DL का डायरेक्शन है, देखो ये DL का डायरेक्शन है और बिंदु P यहाँ पर है ना, तो ऐसे करके ऐसे मोड़ोगे ना, ये अंगूठा ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर जो डायरेक्शन होगा DL का, DB का, वो इधर होगा, समझ रहे हैं ना, ऐसे। यहाँ पे देखिए, ये जो DB का जो डायरेक्शन होगा वो इस पर परपेंडिकुलर होगा और ऐसे इस तरफ होगा। ये होगा DB का डायरेक्शन, ध्यान से देखो। DB R पर भी लंब होगा और DL पर भी लंब होगा। DB जो होगा वो R पर भी लंब होगा और DL पर भी लंब होगा। देखिए इसको समझिए ऐसे, देखो इस तरह से है। यहाँ पर ये हो गया DL का डायरेक्शन, ये हो गया R का डायरेक्शन, ठीक है ना, फिगर में समझने की कोशिश करो। ये है DL का डायरेक्शन और ये क्या है, R का डायरेक्शन। तो DB का डायरेक्शन किधर होगा, तो ऐसे होगा, देखो समझ रहे, देखो तो ये जो ये जो DB हुआ, हाँ ये इस पर भी परपेंडिकुलर है, इसको तुम उठाकर यहाँ पर ले आओ, देखो रेड वाले पर भी परपेंडिकुलर होगा, समझ रहे ना। यानी ये दोनों मिलकर जो सरफेस बनाएगा, जो तल बनाएगा, ये दोनों वेक्टर मिलकर जो तल बनाएगा उस पर लंब होगा DB। तो DB का डायरेक्शन इस तरह से होगा, समझ में आ गया। ओके, तो ये DB का डायरेक्शन हो गया। यहाँ तक क्लियर है। इसका कुछ नाम देते हैं, ये पॉइंट हम लोगों ने P माना हुआ है, इस पॉइंट का कुछ नाम देते हैं L। तो किस तरफ बताएंगे, तो यहाँ पर डिफाइन करने के लिए लिख देंगे along PL। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं इस तरह से along PL, P से L के तरफ, बिंदु P से L के तरफ, और ये PL क्या होगा, इस पर लंब होगा। समझ आ रहा है। इस बिंदु का कुछ नाम देते हैं, इस पॉइंट का नाम हम लोग दे रहे हैं थोड़ी देर के लिए Q। ये जो एंगल है, इस एंगल को हम लोग कुछ नाम देते हैं फिलहाल, थीटा या अल्फ़ा। चलो अल्फ़ा नाम देते हैं, इसका नाम अल्फ़ा दे देते हैं। लिख देंगे, माना कौन QPO बराबर अल्फ़ा, ये हम लोगों ने मान लिया। एंगल QPO अल्फ़ा हो गया। ठीक है। और देखो इस पॉइंट पर एक लाइन खींचते हैं जो इस अक्ष पर लंबवत हो, यानी एक्स अक्ष के लंबवत कौन होता है, y। तो y एक्सिस यहाँ पर हम लोग खींचने जा रहे हैं। ऐसा कर सकते हैं ना, ये y एक्सिस है, देखो इस पॉइंट पर, पॉइंट P पर हम लोग y एक्सिस खींचे, ठीक है, ये y एक्सिस खींच लिया, y डैश। ध्यान से देखो, अगर ये वाला एंगल अल्फ़ा है तो ये भी एंगल अल्फ़ा हो जाएगा। सोचो ज़रा सा, थोड़ा सा ज्योमेट्री लगाओ। अगर ये अल्फ़ा है तो ये वाला एंगल भी अल्फ़ा होगा। कैसे, तो यहाँ साइड में देख लो, देखो एंगल OPY, एंगल OPY 90 डिग्री है, OPY 90 डिग्री है ना। ये एंगल QPL भी क्या 90 डिग्री है। अरे समझ में आ रहा, देखो तो OPY 90 है, वेरी गुड। उसके बाद क्या है, QPL, ये भी तो 90 है ना। DB वेक्टर R पर लंब होता है, तो ये वाला परपेंडिकुलर लाइन है इस पर, ये दोनों इक्वल हैं। लिख सकते हैं एंगल OPY बराबर एंगल QPL, ऐसा लिख सकते हैं। दो चूँकि दोनों ही बराबर है, 90 डिग्री है। अब OPY को थोड़ा सा अलग अलग एंगल इसके फॉर्म में लिखो। जैसे OPY को क्या लिख सकते हैं, दिस एंगल प्लस दिस एंगल लिख सकते हैं ना। OPY को ब्रेक करके दो पार्ट में लिखेंगे।
OPQ एंगल OPQ प्लस एंगल QPY लिख सकते हैं रे, OPQ प्लस QPY ऐसा लिख सकते हैं इसी एंगल को 2 बार। अच्छा, उसी तरह QPL को लिखो। देखो QPL कहाँ है, QPL को हम लोग लिख रहे हैं एंगल QPY प्लस एंगल YPL, ऐसा हो सकता है ना, YPL QPY ये एंगल प्लस ये एंगल, तो ये सही है। देखो QPY कैंसिल हो रहा है ना, इसको कैंसिल कर सकते हैं हम लोग। OPQ क्या है, OPQ हम लोगों ने अल्फ़ा माना हुआ है ना, इसको लिखो अल्फ़ा। अल्फ़ा बराबर क्या आ गया, एंगल YPL, यानी YPL ये वाला एंगल भी अल्फ़ा होगा। ठीक है, थोड़ा सा इसमें ज्योमेट्री लगाओ तो आपको समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ें। अब देखिए यहाँ पर ये जो चुंबकीय क्षेत्र dB है, dB चुंबकीय क्षेत्र किस तरफ, इस तरफ है। तो इस चुंबकीय क्षेत्र का 2 घटक हम लोग ले सकते हैं, एक इस तरफ और एक इस तरफ। देखो तो देखो, इसका कंपोनेंट एक इधर जाएगा, एक जाएगा इस तरफ। जो कंपोनेंट इस तरफ जाएगा वो क्या होगा बताओ तो ज़रा सा, dB cos अल्फ़ा होगा कि नहीं रे। इसका इस तरफ कंपोनेंट dB cos अल्फ़ा, जो वेक्टर पड़े होंगे उसको ये समझ में आ जाएगा। देखो ये dB cos अल्फ़ा, और इस तरफ क्या हो जाएगा, dB sin अल्फ़ा। किसी भी वेक्टर का 2 कंपोनेंट होता है, एक होता है क्षैतिज घटक और एक होता है ऊर्ध्वाधर घटक। जिस तरफ कौन लगा हुआ रहेगा वो कॉस वाला कंपोनेंट होता है, तो कौन यहाँ पे लगा हुआ ना अल्फ़ा, तो dB का इस तरफ वाला कंपोनेंट हो गया dB cos अल्फ़ा, और इस तरफ क्या हो गया dB sin अल्फ़ा। ओके, तो dB का 2 कंपोनेंट हमको मिल गया यहाँ पे। ठीक है, मिटाते हैं यहाँ पे। देखिए अब आगे, इसी तरह से यहाँ चूँकि एक हम लोग अल्पांश लिए dl, तो इस तरह का तो बहुत सारा अल्पांश होगा पूरे वृत्त में। इसी तरह का एक और अल्पांश यहाँ पर ले लो, ठीक इसके सामने में, एकदम फेस पे इसके सामने में। तो इस तरह का एक और अल्पांश यहाँ पर लें अगर हम लोग, आइडेंटिकल, बिल्कुल एक जैसा। तो dl अल्पांश यहाँ पे भी ले लिया, ये भी dl अल्पांश है। ठीक है, तो देखिए आप dl अल्पांश से इसकी दूरी कितनी होगी, पॉइंट P की दूरी, r वेक्टर के बराबर ही होगा ना। गुड, ये हो गया r। जितना दूरी यहाँ होगा उतना दूरी यहाँ पे भी होगा। ठीक है, अच्छा इसमें ये हो गया dl वेक्टर का डायरेक्शन। dl वेक्टर और r वेक्टर के बीच का कोण कितना बनेगा, 90 डिग्री। इसमें देखो कंफ्यूज नहीं करना, यहाँ पे जो ये जो एंगल होगा ये कितना होगा, 90 डिग्री होगा। फिगर में तुमको दिखाई नहीं दे रहा 90, बट 90 है ये, समझ रहा है ना। हाँ, तो r वेक्टर और dl वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो फिर से चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे, इसके लिए यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, वही होगा। देखो तो dB बराबर क्या लिखोगे, I म्यू नॉट बाई 4 पाई I dl साइन 90 डिग्री बाई r स्क्वायर। और दिशा किधर होगी, दिशा किस तरफ, इस तरफ हो जाएगा इस बार। ठीक है ना, देखो इस तरह से जा रहा था ना, ये हो गया तुम्हारा जा करके यहाँ पे हम लोग लिए हैं ना, तो ये हो गया dl का डायरेक्शन। तो dl के तरफ हथेली ले जाओ और इसको किधर मोड़ना है तुमको, ऐसे ना, मैं ऊपर में लिए थे इस तरफ, तो इधर लेना पड़ेगा ऐसे। ठीक है, तो ये ऐसे करके लेंगे, देखो ऐसे, तो ये डाउनवर्ड हो जाएगा। यहाँ पे इसकी जो दिशा होगी वो इस तरफ होगी, देखो दिखा रहे हैं। इस पर चूँकि परपेंडिकुलर होना है तो ये हो जाएगा, देखो
ये है dB की दिशा, ये है dB की दिशा। देखो ये dB वेक्टर फिर से r पर परपेंडिकुलर होगा, लंबवत होगा। अच्छा ये वाला एंगल भी अल्फ़ा हो जाएगा खुद ब खुद, जितना ये एंगल होगा उतना ये भी एंगल होगा, है ना। जब ये अल्फ़ा हो गया तो ऑटोमेटिकली ये भी अल्फ़ा ही होगा। उसी तरह की कहानी रिपीट होगी जैसे पहले ऊपर हुआ था। ये अल्फ़ा है तो ये भी अल्फ़ा हो जाएगा। अच्छा इस dB का एक कंपोनेंट इस तरफ जाएगा, क्या बोलेंगे इसको, ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, dB cos अल्फ़ा या dB sin अल्फ़ा, बताओ। वेरी गुड वेरी गुड, dB cos अल्फ़ा होगा। तो इधर हो जाएगा dB sin अल्फ़ा, होगा कि नहीं, देखो इसका ये कंपोनेंट हो गया dB cos अल्फ़ा और ये कंपोनेंट क्या हो गया dB sin अल्फ़ा। यहाँ तक क्लियर है। हाँ ठीक है। along PM, ये पॉइंट P है, along PM लिख देंगे, PM के तरफ, PM के तरफ, dB के डायरेक्शन PM के तरफ है इस वाले अल्पांश के कारण। ओके तो इन दो अल्पांशों के कारण यहाँ पे जो टोटल चुंबकीय क्षेत्र हुआ वो कितना हो गया, देखिए लिखिए, इन दोनों अल्पांशों के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, देखिए ध्यान से, dB cos अल्फ़ा प्लस dB sin अल्फ़ा प्लस dB sin अल्फ़ा प्लस dB cos अल्फ़ा हो जाएगा ना। तो लिखेंगे dB cos अल्फ़ा प्लस dB sin अल्फ़ा प्लस dB sin अल्फ़ा प्लस, देखो ये y एक्सिस पे है तो ये प्लस हो जाएगा प्लस dB cos अल्फ़ा, ये प्लस x एक्सिस पे है dB sin अल्फ़ा, dB sin अल्फ़ा दोनों ही प्लस x एक्सिस पे है, लेकिन ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस dB cos अल्फ़ा। समझ में आ रही बात, ये माइनस dB cos अल्फ़ा होगा। क्यों होगा, इसलिए कि ये नेगेटिव y एक्सिस पर है, ठीक है ना। ये वाला कंपोनेंट dB cos अल्फ़ा पॉजिटिव y एक्सिस पर और ये क्या है नेगेटिव cos एक्सिस पे, x एक्सिस पे। तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो रहा है, देखो तो ये और ये कैंसिल हो रहा है, ये दोनों ऐड हो गया तो कितना हो गया 2 dB sin अल्फ़ा, ठीक है। तो इन दो अल्पांशों के कारण बिंदु P पर जो कुल तीव्रता आ रहा है वो है dB sin अल्फ़ा, 2 dB sin अल्फ़ा, ठीक है ना। इसी तरह से अगर हम हर एलिमेंट के लिए लें तो उसका यहाँ पर dB cos अल्फ़ा dB sin अल्फ़ा दोनों कंपोनेंट मिलता चला जाएगा। जैसे सपोज़ करो इस एलिमेंट के लिए ले रहे हैं, यहाँ के लिए अगर हम लें इस जगह के लिए तो यहाँ पे मिलेगा dB cos अल्फ़ा dB sin अल्फ़ा। फिर इसके अपोजिट पॉइंट पर अगर हम लोग एलिमेंट लेते हैं तो उसके लिए भी मिलेगा dB sin अल्फ़ा dB cos अल्फ़ा। तो बार बार क्या होगा कि ये dB cos अल्फ़ा dB cos अल्फ़ा आपस में कैंसिल आउट होंगे और ये dB sin अल्फ़ा क्या होगा आपस में जुड़ता चला जाएगा, यानी नेट फील्ड जो हो जाएगा वो टोटल ऑफ dB sin अल्फ़ा होगा। समझ रहे हैं ना। जैसे देखो समझो बात को कि अगर हम लोग इस एलिमेंट के लिए यहाँ पर लें इस पॉइंट पे तो क्या हो जाएगा, देखो dB cos अल्फ़ा कुछ इस टाइप से मिलेगा और dB sin अल्फ़ा जो है ये इस तरफ दोनों dB sin अल्फ़ा ऐड होता चला जाएगा। dB cos अल्फ़ा इस तरफ रहेगा, dB cos अल्फ़ा जो कैंसिल आउट हो जाएगा और ये dB sin अल्फ़ा क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। समझ रहे ना। फिर दूसरे एलिमेंट के लिए लेंगे तो इस तरह से फिर से dB cos अल्फ़ा का कंपोनेंट इक्वल अपोजिट मिलेगा जो कि कैंसिल करेगा एक दूसरे को और ये dB sin अल्फ़ा बार बार इसका कंपोनेंट प्लस एक्स अक्ष के तरफ जाएगा, ठीक है ना, इस तरफ। तो इसलिए टोटल फील्ड क्या हो जाएगा, ये dB cos अल्फ़ा तो कैंसिल ही हो रहा है ना, ये दोनों आपस में क्या हो रहा है बार बार कैंसिल। तो जितने भी कंपोनेंट्स होंगे dB cos अल्फ़ा वाले वो सारे एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे और dB sin अल्फ़ा जो है ये टोटल जुड़ जाएगा। तो लिखेंगे हम लोग अतः संपूर्ण
कुंडली के कारण, संपूर्ण कुंडली के कारण बिंदु P पर कुल तीव्रता, बिंदु P पर कुल तीव्रता क्या हो जाएगा सोचिए। तो dB साइन अल्फ़ा प्लस dB साइन अल्फ़ा, सारा का सारा dB साइन अल्फ़ा जुड़ जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं समेशन ऑफ dB साइन अल्फ़ा। समझ रहे हैं ना, dB साइन अल्फ़ा सारा का सारा कंपोनेंट जुड़ जाएगा और dB कॉस अल्फ़ा सारा का सारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो B इजिकल टू, ये टोटल B है, टोटल B बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा ऑफ dB साइन अल्फ़ा। ठीक है, यहाँ पर 2 फैक्टर देना जरूरी नहीं है, इसलिए कि सारा का सारा dB साइन अल्फ़ा जुड़ेगा। ओके, तो अब आगे देखिए जरा सा, सिग्मा dB का मान क्या हो जाएगा, dB का मान पीछे भी निकाले थे हम लोग, कितना था, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन 90, जो वहाँ पे 1 था, साइन 90 पे 1 हो जाएगा, डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ये हो गया dB का मान, और ये साइन अल्फ़ा, ये साइन अल्फ़ा यहाँ पर रखा हुआ। ओके, अब देखिए साइन अल्फ़ा का मान यहाँ से आप ले सकते हो। देखो ये समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है, समकोण त्रिभुज PQO, थोड़ा सा हम उसको मिटा रहे हैं। ठीक है, देखिए समकोण त्रिभुज PQO में, तो समकोण त्रिभुज PQO में साइन अल्फ़ा बराबर क्या होगा, साइन अल्फ़ा, देखो ये समकोण त्रिभुज PQO है, साइन अल्फ़ा क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, ये R है ना, तो लंब क्या है R, कैपिटल R लंब हो गया, और ये वाला स्मॉल r क्या हो गया, कर्ण हो गया, तो साइन अल्फ़ा बराबर कैपिटल R बाई स्मॉल r। ओके, अच्छा उसी तरह से इस त्रिभुज में एक और रिलेशन है, देखो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर, ये भी तो हो सकता है। देखो ये कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर, स्मॉल r स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर होगा ना, इस समकोण त्रिभुज में ये दोनों चीज़ क्लियर हो गई। अब देखो यहाँ पे r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस R स्क्वायर टू द पावर 1/2 होगा कि नहीं, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2। तो देखो r बाई r और ये स्मॉल r का मान यहाँ पर हम लोग रखेंगे। ठीक है, ओके मिटाता है। इसलिए B इज इक्वल टू हो रहा है, देखो सिग्मा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई इंटू डी एल डिवाइड बाई आर स्क्वायर, आर को चेंज करके लिख दो, ये एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर क्या हो जाएगा 1/2, और वहाँ पे 2 है, तो ये हो गया तुम्हारा जाकर सिर्फ इतना ही रह जाएगा। ओके, इंटू साइन अल्फ़ा, देखो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो यहाँ रख दिया एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है ना, और साइन अल्फ़ा क्या लिखेंगे, कैपिटल R बाई स्मॉल r, समझ में आ रहा है, कैपिटल R बाई स्मॉल r। अच्छा स्मॉल r को फिर से चेंज करके लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 1/2। देखो ये कैलकुलेशन समझ में आ रहा है सबको, साइन अल्फ़ा की जगह r बाई स्मॉल r का मान कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 1/2। देखो ये दोनों आपस में, देखो आधार समान है, पावर जोड़ दो, यहाँ पावर कितना है 1 है ना। समेशन के अंदर जो जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर करो, तो देखो म्यू नॉट कांस्टेंट है, 4 पाई भी कांस्टेंट है, आई भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, नहीं है, ये सब तो कभी चेंज नहीं होगा ना, धारा का मान, त्रिज्या, ये तो कांस्टेंट ही है। और ये क्या हो जाएगा, देखो ये भी कांस्टेंट, एक्स भी कांस्टेंट है, बिंदु P के लिए सेंटर से जो दूरी है हम लोग x माने थे ना, तो फिक्स है, बिंदु P के लिए तो फिक्स ही है, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू दी पावर हो जाएगा 3/2। देखो यहाँ 1 प्लस हाफ 3/2 हो जाएगा, और यहाँ सिग्मा क्या हो जाएगा dl को हम लोग जोड़ेंगे, समेशन सिर्फ dl का होगा, बाकी सारा का सारा बाहर आ जाएगा। ओके, तो dl को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, dl प्लस dl जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, परिधि के बराबर होगा ना, 2πr। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग म्यू नॉट बाई 4 पाई आई इंटू आर बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2, और यहाँ पर क्या लिखोगे 2πr। सिग्मा dl का मान क्या हो जाएगा, परिधि के बराबर 2πr। अब इसको सॉल्व कर लो,
तो हम सॉल्व करेंगे तो b का मान आ रहा है, इसको हल कीजिए। देखिए 2 पाई से यहाँ 2 पाई कटा, 2 पाई यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो क्या हो गया देखिए, म्यू नॉट इंटू आई इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। देखो ये एक्सप्रेशन आ रहा है, म्यू नॉट इंटू आई आर इंटू आर स्क्वायर हो गया 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2। तो ये हो गया नेट मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर, कॉइल के अक्ष पर, किसी बिंदु पर जो सेंटर से x दूरी पर है, ठीक है ना। अच्छा दिशा किधर है, यहाँ इस वाले केस में हम लोग क्या देख रहे थे, पॉजिटिव x डायरेक्शन की तरफ जो है मैग्नेटिक फील्ड का दिशा था, तो हम लोग लिख देंगे प्लस x अक्ष की ओर। समझ में आ रहा ना, b की दिशा किधर यहाँ पे हो रहा है, प्लस x एक्सिस के तरफ, एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन की तरफ हो रहा था, ठीक है। तो हम लोग ये लिखेंगे। तो ये एक्सप्रेशन जो है कई बार बोर्ड में पूछा गया है, इसको बार बार आप लोग रिवाइज कीजिए ताकि ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट में आ जाए। अच्छा देखिए यहाँ पे एक स्पेशल केस है स्पेशल केस देखिए, यदि x बराबर 0, अगर हम इस एक्सप्रेशन में x बराबर 0 पुट कर दें, x का मान अगर 0 करेंगे तो x का मान 0 करने का क्या मतलब हुआ, x का मान 0 करने का मतलब ये हुआ कि बिंदु P जो अक्ष पर था ना, वो हम लोग कहाँ पे ले आ रहे हैं, केंद्र पे ला रहे हैं, कॉइल के केंद्र पर। जैसे जैसे तुम पॉइंट P को नज़दीक लाओगे तो x का मान कम होता जाएगा और सेंटर पे x बराबर 0 नहीं हो जाएगा, क्योंकि सेंटर ही से ना दूरी लिए हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ, अर्थात बिंदु P कहाँ पर है, कॉइल के केंद्र पर। तो अगर बिंदु P कॉइल के केंद्र पर हो तो फिर ये एक्सप्रेशन देखो चेंज होकर क्या होगा तो B इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर 2 इंटू 0 प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2 होगा कि नहीं ऐसा। या लिख सकते हैं म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाय 2r³। देखो सॉल्व करो, 2r³ होगा नीचे देखो ये 2 कैंसिल हो गया, r³ हो गया। फिर यहाँ सॉल्व करो तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2r, जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में। किसी भी धारावाही वृत्ताकार कुंडली के लिए उसके केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो क्या होता है, म्यू नॉट आई बाई 2r। तो इसी का स्पेशल केस है वो, है ना, जो उसको भी अलग से पूछा जाता है बोर्ड में। अगर सेंटर पे पूछा जाए, किसी कॉइल के सेंटर पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालो, तो आपको पिछले वाले प्रोसेस से निकालना चाहिए, ठीक है ना, स्पेशल केस डाल के नहीं। ओके, तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2r, ये हो गया b का मान। और दिशा किधर हो जाएगी, देखो यहाँ पे जो दिशा है वही चीज़ है, दिशा यहाँ पे x एक्सिस की तरफ ही रहेगा, ठीक है ना। सेंटर पे कहीं पे भी लोगे ना, वो धारा की दिशा के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, ठीक है। हर हाल में राइट हैंड पाम रूल लगाओगे, अपने आप तुम्हारा डायरेक्शन निकलेगा, ठीक है। तो ये था तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान। अब इस पर आधारित जो है हम लोग कुछ सवाल वगैरह करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।